Good morning, everybody. I am C.A. Sumit Goyal. Today we are going to discuss about key highlights of Budget 2021, especially related to Income Tax Act 1961. तो इस बजट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल बजट था। इससे पहले के बजट्स आपने देखे कि ट्रक्स में लोड होके पेपर आया करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। टैबलेट के थ्रू क्या है, इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बजट प्रेजेंट किया। तो इस बजट के अंदर काफ़ी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग हैं, उनको काफ़ी उम्मीद थी कि स्लैब लास्ट ईयर कुछ अच्छा नहीं था, कोई मेजर बेनिफिट नहीं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई खास इफेक्टिव उनके लिए बेनिफिट नहीं रहा। तो इस बार काफ़ी उम्मीद थी। तो मुझे लगता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट में कुछ ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के बाद गवर्नमेंट को काफ़ी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना था। जीडीपी जो है लास्ट 1920 में भी 4.5 अराउंड थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिले। पर यह बात भी सही है कि बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन भी नहीं बनाया गया। कोई बहुत ज़्यादा जीएसटी की रेट्स में चेंज, इनकम टैक्स के अंदर कोई रूल्स नए, बहुत ज़्यादा चेंजेस इनकम टैक्स में नहीं रहे। एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो एक कॉमन मैन के लिए जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन होता है टैक्स की रेट्स, तो मैं बात करूंगा जो टैक्स की स्लैब रेट है, एक इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी उनकी बात करूं तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये एज इट इज लास्ट ईयर की रेट चल रही है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये जो रेट है ये सिंप्लीफाई की जाएगी। लास्ट ईयर जो बजट 20 के अंदर 2020 में एक न्यू टैक्स रिजीम आया था, तो उसके वजह से एक ओल्ड टैक्स रिजीम था और एक न्यू। ओल्ड में आपको पता है वही 250 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट थी, अप टू नेक्स्ट 255%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, और अबव 10 लाख जो था वो 30%। ये स्लैब रेट पड़ते थे। जो न्यू टैक्स रिजीम आया था बजट 20 में, जो ऑल्टरनेटिव था इफ नो डिडक्शन एग्जम्पशन इज क्लेम्ड, क्या आप कोई डिडक्शन ना लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी की, अगर इफ यू आर एम्प्लॉइज पोस्ट 80C to 80U डिडक्शन, सेक्शन 24B इंटरेस्ट की डिडक्शन, तो आपके लिए इसके अंदर प्रोविजन था कि 250 वही सेम, नेक्स्ट 250 5%, ठीक है, अप टू नेक्स्ट 250 अप टू 750 10%, अप टू नेक्स्ट 250 15%, अप टू नेक्स्ट 250 20%। इस तरह से ये टैक्स की जो न्यू रिजीम था वो रेट्स दी गई थी 15 टू 20 लाख 25, फिर आगे 30, यानी ये रेट्स जो लास्ट ईयर थी ये सेम एप्लीकेबल है। अब ये कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम था जो कि ठीक है डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन की डिडक्शन, 80C to 80U, लाइफ इंश्योरेंस एटसेट्रा, वो मेडिकल, तो देन आपको न्यू रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू क्लेम डिडक्शन, इफ डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस आर क्लेम्ड, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता था 5% अप टू 250 टू 5 लाख इनकम, नेक्स्ट 5 लाख पे 20, अबव 10 लाख 30। तो ये रिजीम विदाउट क्लेम ऑफ डिडक्शन था। तो ये दो चीजों में बहुत से लोग कंफ्यूज हुए कि वेदर वी शुड क्लेम डिडक्शन और नॉट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जितने भी मेरे जो एम्प्लॉय कैटेगरी के फ्रेंड्स थे या जो मीडियोकर इनकम ग्रुप के क्लाइंट थे, वो उनको कोई इस न्यू टैक्स रिजीम में खास फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट लोगों का हुआ होता है, मेडिकल इंश्योरेंस 80D, हाउसिंग लोन की 24B की डिडक्शन लोग क्लेम करते हैं, एम्प्लॉई हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते, वो क्लेम नहीं करते थे, तो उनको न्यू टैक्स रिजीम में भी फायदा नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी
कि भाई ये जो टैक्स रिजीम न्यू दिया है, ये तो एक खाली गवर्नमेंट ने एक एक्सक्यूज दे दिया कि देखो हम आपके लिए क्या है, टैक्स बर्डन को कम करने के लिए नया सिस्टम लाए हैं। खास फायदा इसका नहीं तो लोग लास्ट जो सिस्टम चल रहा था ओल्ड टैक्स रिजीम उसको फॉलो कर रहे थे। तो बात चल रही थी कि शायद इस बजट के अंदर ये जो कम्प्लेक्सिटी है खत्म कर देंगे, सिंपल टैक्स की रेट होंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजट में स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, यानी सेम वही ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा एक आम आदमी के लिए बात करें तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने का गवर्नमेंट का थोड़ा डिसीजन रहा। शायद गवर्नमेंट को फंडिंग भी करनी थी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था। हेल्थ सेक्टर पे 2.23 लाख का एलोकेशन हुआ है, कोरोना के लिए भी, वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। मेट्रो चलानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो और भी इसके लिए गवर्नमेंट ने नए टैक्स ना लगा के पैसा कहां से अरेंज करने का प्लान किया, डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है, प्राइवेटाइजेशन, कुछ IDBI बैंक को बेचा जा रहा है, प्लस इस्पात उद्योग, शिपिंग कंपनीज और भी गवर्नमेंट कंपनीज को बेचने की प्लानिंग है, और FDI बढ़ाई जा रही है इंश्योरेंस सेक्टर में 49 से 74%। तो उस तरह के डिसीजन है। IPO लाने जा रही है सरकार LIC का। LIC की अगर इक्विटी वैल्यू देखें तो कम से कम 10 लाख करोड़ होगी। गवर्नमेंट अगर उसमें 10% भी डिसइन्वेस्ट कर देगी तो शायद नहीं कोई पब्लिक को फर्क पड़ता, लेकिन टेंशन लोगों के माइंड में यह है कि कहीं ये परसेंटेज बढ़ती ना चली जाए, क्योंकि इनकम देने वाली, जैसे BPCL की बात कर रहे हैं, LIC, ये दुधारू गायें हैं सरकार की जो प्रॉफिट में है। एयर इंडिया तो सरकार बेच रही है, पहले ही नहीं बिक रहा था, अब भी अगर वो गवर्नमेंट बात कर रही है बेचने की तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इनकम जो जनरेट करने वाली कंपनीज हैं उनमें अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो देखना पड़ेगा। अगर इनएफिशिएंसी की वजह से है तो इट्स ओके, एक अच्छा मूव है। अदरवाइज ये हो सकता है फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट हो तो देखना पड़ेगा। अभी तो ये वेलकम डिसीजन कहा जा रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए। चलो, तो टैक्स की रेट्स में कोई चेंज नहीं आया। बात चल रही थी कि सीनियर सिटीजन के लिए वही पुराना चल रहा है 3,60,000 प्लस के लिए और 5,80,000 प्लस। तो बात चल रही थी कि शायद सरकार क्या है 60 प्लस को भी क्या है 5 लाख तक की टैक्स एग्जम्पशन दे दे कि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई रिबेट में चेंज नहीं हुआ। सब टैक्स की स्लैब रेट पुरानी ही फॉलो हो रही है, वही टैक्सेशन सिस्टम ओल्ड और न्यू रिजीम वाला चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टॉपिक आपको माइंड में रखना है। ओके, फिर अभी लोगों का मोस्ट अवेटेड था कि ATC की एग्जम्पशन को सरकार बढ़ा देगी। ATC ये लोगों के माइंड में था कि ATC की एग्जम्पशन बढ़ेगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC नो चेंज। जैसे टैक्स की स्लैब में कोई चेंज नहीं आया तो ATC में भी सरकार ने कहा कि सेम डिडक्शन 150 चलेगी। अब इसमें लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल पे करते हैं ना वो इस कैटेगरी में कवर होता है। बच्चों की ट्यूशन फीस, रेगुलर स्टडी की, ये ऐसी चीजें हैं जो कॉमन मैन इसमें इन्वेस्ट करता है, कन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करता है, तो काफ़ी PPF में डालता है और उसका कंट्रीब्यूशन जो RPF SPF में जाता है वो भी इस कैटेगरी में आता है। तो ये आम आदमी से रिलेटेड थी, तो उम्मीद थी कि शायद इसे बढ़ा दिया जाए, पर इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। ये अमाउंट 150 सेम ही रहेगा। ये अवेटेड था कि शायद गवर्नमेंट इसे बढ़ा के 2 लाख कर दे, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इन्वेस्टमेंट की बजाय लोग मार्केट में पैसा डालें। अगर इस तरह की स्कीम्स में अगर डिडक्शन बढ़ाती है गवर्नमेंट तो होगा क्या, लोग LIC में और इन्वेस्टमेंट प्लान PPF में पैसा डालेंगे, ठीक है। तो उस और उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को लगता है शायद मार्केट में पैसा मोबिलाइज उतना नहीं हो पाएगा, तो सरकार ने उसे चेंज नहीं किया। ATC की डिडक्शन आपके लिए सेम 1,50,000 की रहने वाली है। इसको बढ़ाने की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद बढ़े। ओके, फिर एक और सेक्शन है ATEA, एक अच्छा मूव है। सरकार ने डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये अफोर्डेबल
हाउसिंग के नाम से थी, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। इसका पीरियड 1 साल बढ़ा दिया है। इसमें कंडीशंस थी कि हाउस जो है, हाउसिंग लोन जो है टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 19, हाउस प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 45 लाख, 45 लाख से ज्यादा एसडीवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की ना हो, देयर इज नो हाउस, देयर इज नो रेजिडेंशियल हाउस इन ऑक्यूपेशन ऑफ असेसी एट द टाइम ऑफ रेजिंग लोन। जब आप लोन ले रहे हैं उस वक्त आपके ऊपर आपके पास कोई घर ना हो, पहले कोई घर ना हो, हेल्पलेस लोग हैं, किराए पे रहते हैं, उनके लिए थी। और प्रॉपर्टी जो ले रहे हो 45 लाख से कम की होनी चाहिए, लोन 1 अप्रैल 19 या उसके बाद लेना है। तो इसका पीरियड 1920 से बढ़ा के 2021 से बढ़ा के 21-22 भी कर दिया गया है। 150 एडिशनल डिडक्शन मिलती है, एडिशनल डिडक्शन ऑफ हाउसिंग लोन इंटरेस्ट other than interest of ₹2 lakh अंडर सेक्शन 24B। हाउस प्रॉपर्टी में जो 2 लाख है वो तो है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो 150 की डिडक्शन मिलेगी अप टू 31 मार्च 22। यानी सरकार ने कह दिया कि इसको एक्सटेंड कर दिया है, दैट इज एक्सटेंशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। यानी आप उस एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80EE को अब 21-22 में भी क्लेम कर पाएंगे। क्या है ये EE? इस सेक्शन के अंदर क्या है कि सपोज आपने हाउसिंग लोन लिया, ये 1 मई 2019 में आपने हाउसिंग लोन लिया सपोज 30 लाख का, उस पे जो इंटरेस्ट है एनुअल सपोज उसके ऊपर इंटरेस्ट है आपका 3,70,000 का सपोज, ठीक है 3,70,000। वैसे तो हाउसिंग लोन कम हो गए, तो जितना भी आपने हाउसिंग लोन लिया उस पे इंटरेस्ट 370, तो आप 2 लाख की डिडक्शन तो किस में ले लोगे? हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24B। 2 लाख तो ये जो एक्सेस 170 है ये बेकार नहीं जाएगा, इसकी आप क्या ले लेंगे 80EEA, कितनी अप टू 150, बाकी 20 यूजलेस। यानी आप इन एडिशन टू 2 लाख अंडर सेक्शन 24B आप EEA क्लेम कर सकते हो अप टू 150 इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑल्सो। ये एक्सटेंड कर दिया गया है, 21-22 में भी ले सकते हैं। ये वेलकम मूव है गवर्नमेंट का, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नाउ डेज आपको पता है प्रॉपर्टी जो है काफी कॉस्टलियर है, इंटरेस्ट का बर्डन जो है वो 2 लाख तक रिस्ट्रिक्टेड है हाउस प्रॉपर्टी में 24B में। तो एक्सेस इंटरेस्ट जो है वो EEA में क्लेम होता है। जो लोगों के पास घर नहीं है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं 45 लाख तक की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 45 लाख तक की, ओके, तो उनको क्या है EEA 21-22 में भी मिलेगी, क्योंकि 150 पर annum एक्सटेंड कर दिया गया है, अदरवाइज देन 2 लाख ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी। वैसे तो बात चल रही थी कि हम लोग जब पढ़ते थे और पढ़ाना शुरू किया 10-15 साल पहले से 150 की चल रही थी 24B, उसे बढ़ा के रिसेंटली सरकार ने 2 लाख किया। तो लोग वेट कर रहे थे कि ये भी सर बहुत पुरानी चल रही है 2 लाख, 150 तो बहुत साल चली, अभी पीछे 2 लाख किया था, तो इसे भी शायद गवर्नमेंट 3 लाख कर दे। क्योंकि क्या है, मेट्रो सिटीज में आपको पता है कि हाउसिंग लोन जो है काफी रेज करने पड़ते हैं, क्योंकि करोड़ों में प्रॉपर्टी हो गई है रेजिडेंशियल, तो इसलिए 2 लाख सफिशिएंट नहीं है, तो शायद इसे बढ़ाया जाए। पर ये नहीं, ये 2 लाख तो लॉस हाउस प्रॉपर्टी में आपका आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, लेकिन उसके साथ EEA और आप एंजॉय करो 21-22 में भी 150, टोटल 350। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल पे करते हो वो 80C में डिडक्टिबल है। क्लियर? सपोज मैंने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे किया 1 लाख,
ठीक है, इंटरेस्ट पे किया 80, तो हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल को तो अंडर सेक्शन 80C आप क्लेम कर सकते हैं इफ लोन हैज बीन रेज्ड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, और जो इंटरेस्ट है वो आप 24B में क्लेम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो अप टू 2 लाख 24B में, अबव 2 लाख EE में। क्लियर? फर्स्ट अप्रैल 19 के बाद जो लोन रेज हुए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, उनके लिए EE है, और ये अच्छा है, 1 साल इसे और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक अच्छा मूव है सरकार का इसके रिगार्डिंग। ओके, वैसे इस बजट में मेडिकल इंश्योरेंस को लेके कोई डिडक्शन बढ़ाई नहीं गई। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ड्यू टू कोविड-19 लोग जो थे, टेरर क्रिएट हो गया मार्केट में कि भैया अगर कोरोना हुआ या ऐसी कोई हेल्थ इशू आया तो आपको पता है बिग सिटीज के अंदर जो हॉस्पिटलाइज हुए उनका लैक्स में बिल आया, तो कॉमन मैन को भी लगा क्यों ना हेल्थ इंश्योरेंस लें, मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं। तो मेडिकल इंश्योरेंस के और लोगों को बढ़ाने के लिए उम्मीद थी कि सरकार शायद क्या है 80D की डिडक्शन बढ़ा दे, वो 25,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50, वो 80D मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन बढ़ाई नहीं गई है। ये एक्सपेक्टेड था कि शायद ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये डिडक्शन एज इट इज लास्ट ईयर वाला अमाउंट ही क्लेम होगा। ओके, एक जो ओल्ड एज पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल जो है हैविंग एज 75 ईयर, इस बंदे की इनकम पेंशन की है प्लस इंटरेस्ट है, जैसे इंटरेस्ट एफडी वगैरह पे आ रहा है सपोज, तो इस पर्सन को थोड़ा सा कंप्लायंस में, जो कंप्लायंस है, ईज ऑफ कंप्लायंस का बेनिफिट देने के लिए सरकार ने कहा कि इफ यू आर पेंशनर, आपकी पेंशन जिस बैंक से आती उसी बैंक से आपको क्या हो, इंटरेस्ट आता हो, उसमें ही आपकी एफडी इन द सेम बैंक, उसी बैंक में आपकी एफडी या इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट और पेंशन इनकम, नथिंग एल्स, कोई और इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए अदरवाइज देन पेंशन और इंटरेस्ट इनकम। तो जिस बैंक में आपका पेंशनर का अकाउंट है उसी बैंक से इंटरेस्ट इनकम आए तो उसमें एफडी का इंटरेस्ट और पेंशन की इनकम की आपको नो ITR इज रिक्वायर्ड टू फाइल बाय दैट पर्सन। वो पर्सन कोई ITR फाइल ना करे, सरकार कहती है, अगर 75 ईयर ओल्ड कोई पर्सन की पेंशन प्लस इंटरेस्ट की इनकम है, तो वो जो बैंक है, बैंक विल डिडक्ट TDS। भाई ये नहीं मैं कह रहा, TDS डिडक्ट करेगा ऑन दैट इनकम, जो भी अगर एप्लीकेबल होगा उस पे बैंक TDS काटेगा, इंटरेस्ट पे या पेंशन की इनकम पे बैंक TDS डिडक्ट कर लेगा। मेनली तो इंटरेस्ट की इनकम जो एफडी है उस पे बैंक डिडक्ट करेगा, वो कर लेगा और उस बंदे के नाम से डिपॉजिट करवा देगा, उसे रिटर्न नहीं भरनी। और यहां पे एक बड़ी कंफ्यूजन कुछ लोगों में रही कि शायद 75 ईयर प्लस के लोगों की, पेंशनर की इनकम टैक्स लायबिलिटी खत्म कर दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई मतलब फाइनेंस एक्ट में कोई इस तरह की कंसेशन नहीं है। जस्ट इसमें क्या रहा है, ईज ऑफ कंप्लायंस किया है, नो नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, बस टैक्स है, TDS कटेगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम माइंड में आ रही है कि भाई TDS कट गया, सपोज उस बैंक में एफडी है, उस पे बैंक ने TDS काट लिया, अब बंदा लिमिटेड इनकम ग्रुप में है, नाउ ही वांट टू क्लेम रिफंड ऑफ द TDS। अब वो हाउ कैन ही क्लेम रिफंड ऑफ TDS विदाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उसका क्या होगा? भी बहुत से पेंशनर का TDS कट गया, अगर वो TDS रिफंड क्लेम करेंगे तो इट मींस दे हैव टू फाइल रिटर्न। बिना रिटर्न फाइल किए इनकम टैक्स रिटर्न के TDS कैसे रिफंड क्लेम होगा? तो अल्टीमेटली ऐसे लोग तो फिर क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ही। तो मैं यही कह रहा हूं, पेंशन प्लस इंटरेस्ट इनकम, सपोज ऑन एफडी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नथिंग एल्स, कोई और इनकम हुई तो आपको टैक्स कंप्लायंस से फ्री नहीं किया गया, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जस्ट पेंशन प्लस इंटरेस्ट है तो आपको फ्री कर दिया गया है, टैक्स से नहीं, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग की लायबिलिटी से। एक और प्रोविजन जो इनकम टैक्स से रिलेटेड इस बजट में रहा,
डिविडेंड पे टीडीएस। सेक्शन 194 के, आप में से कुछ लोगों को शायद ना पता हो कि बजट 20 में पहली बार जो टैक्स चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम पे टैक्स चार्ज किया गया। उससे पहले तो सेक्शन 1034, 1035 होते थे, वो क्या करते थे, डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एग्जम्प्ट कर देते थे। कंपनी डीडीटी दिया करती थी, डिविडेंड टैक्स, तो शेयर होल्डर को एग्जम्प्ट होता था। बजट 20 में टैक्स चार्ज किया गया ऑन द शेयर होल्डर डिविडेंड इनकम पे 2020 में। तो उसमें क्या हुआ, टैक्स शेयर होल्डर को देना है, उस पे 194 के में कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनीज लायबिलिटी थी लास्ट ईयर में, लायबिलिटी टू डिडक्ट TDS at the rate 10% on dividend distributed over ₹5,000। एक आदमी को 5,000 से ऊपर डिविडेंड मिलता था तो 194 के में जो एग्जिस्टिंग रूल है प्रीवियस ईयर 2021 के अकॉर्डिंग, उसमें कंपनी 10% TDS काट रही थी डिविडेंड इनकम पे। अब होता क्या था, कंपनीज में कई बार वहां के प्रोफेशनल नहीं ध्यान दे रहे, वो किसी को 1,000 भी डिविडेंड मिल रहा है, चलो जी काटो TDS 10%, उनका सॉफ्टवेयर है वो काटे जा रहा है सभी पे। तो उससे क्या हो रहा था, हरासमेंट हो रही थी। सपोज कि 800 का डिविडेंड आया, उस पर भी 80 रुपीज का TDS काट लिया, और वो सरकार के पास ही रह जाता था। बेचारे शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर है उसे क्लेम करने के लिए रिटर्न भरनी पड़ती थी, वो भरता नहीं था। तो सरकार ने इस चीज को खत्म करने के लिए इस पे 194 का जो इम्प्लीकेशन था वो खत्म कर दिया है, नो TDS ऑन डिविडेंड इनकम। अब कंपनी आपको पूरे पैसे देगी, आपका TDS नहीं कटेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि डिविडेंड टैक्स फ्री है, डिविडेंड टैक्सेबल है, डिविडेंड इज स्टिल टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जितना डिविडेंड आएगा वो टैक्सेबल है, अदर सोर्सेज के अंदर शेयर होल्डर को टैक्स देना है, बट उस पे कंपनी की लायबिलिटी खत्म कर देगी कि विदाउट TDS यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट होल अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। आपको TDS बिना डिडक्ट किए डिविडेंड की इनकम आएगी, और जैसे सपोज मुझे डिविडेंड आया 50,000 तो मेरी इनकम में 50 ऐड हो जाएगा। पहले उसमें से 10% कम होके 45 आता था, मैं ग्रोस करके इनकम 50, वो इशू खत्म हो गया है। अब आपको पूरा पैसा आएगा विदाउट डिडक्टिंग TDS। ओके, तो एक तो ये कर दिया है, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। एक और, नो एडवांस टैक्स लायबिलिटी टिल द डिक्लेरेशन, या कह दो पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब तक डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड नहीं होगा, आपको पता है डिक्लेरेशन के विद इन 30 डेज कंपनी को डिविडेंड क्या है, पे आउट करना होता है। कंपनी ने AGM की, शेयर होल्डर की फाइनल स्टैंप लगी डिविडेंड के अमाउंट पे, उसको विद इन 30 डेज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों को। तो भाई जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा तो आपको उसके ऊपर एडवांस टैक्स नहीं देना। पहले क्या था कि आपको एनुअल इनकम में डिविडेंड ऐड करके जो इंस्टॉलमेंट आप 15 जून 15 सितंबर में पे कर रहे हैं, उस पे क्या है, कंप्यूटेशन में, टैक्स की कंप्यूटेशन में डिविडेंड कंसीडर होता था, लेकिन अब नहीं। सपोज डिविडेंड डिक्लेयर हुआ अगस्त में, तो जून वाली इंस्टॉलमेंट में आप डिविडेंड को इग्नोर करो, आप जून का जो इंटरेस्ट बनाओगे, सपोज उसने कोई एडवांस टैक्स नहीं दिया, तो जून में विदाउट कंसीडरिंग डिविडेंड आप कंप्यूटेशन करेंगे एडवांस टैक्स की। इससे आपका इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी बनती थी सेक्शन 234BCA, वो उस डिविडेंड के अमाउंट पे तब तक नहीं बनेगी अंटिल इट इज पेड, अब आपको डिक्लेयर ना हो जाए, पे ना हो जाए। जस्ट लाइक लॉटरी इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम, लॉटरी में भी तो यही होता है। सपोज मेरी लॉटरी ही लगी क्या नवंबर में जाके, तो जून और सितंबर के एडवांस टैक्स की पेमेंट में मैं कैसे पता करूं कि मेरी लॉटरी लगेगी? तो उसमें अगर मैंने कोई एडवांस टैक्स नहीं दिया तो जून और सितंबर में विदाउट कंसीडरिंग लॉटरी और कैपिटल गेन आप अपना एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनाओ और उस पर इंटरेस्ट कंप्यूट करो। वही सेम थ्योरी किस पे अप्लाई हो जाएगी, डिविडेंड इनकम पे। जब डिक्लेयर हो गया, सपोज डिविडेंड अगस्त में डिक्लेयर हुआ, तो सितंबर वाली जो एडवांस टैक्स की पेमेंट है उसमें
आफ्टर कंसीडरिंग डिविडेंड इनकम यू हैव टू डिपॉजिट होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, अदरवाइज आप इंटरेस्ट के लिए लायबल हो जाएंगे। तो इसमें एक अमेंडमेंट आया कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है अगस्त में, बंदा जून का भी उसे कंसीडर करके कैलकुलेट कर रहा है एडवांस टैक्स, नहीं पे किया तो उस पर भी इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो जो चीज थी वो इसमें खत्म कर दी गई है। ओके, तो ये एक इसमें इशू अच्छा रहा, एक ये प्रोविजन बनाया। अब एक सेक्शन की बात कर रहा हूं, सेक्शन 10, 11 या 12। इसमें क्या होता है कि अगर आप पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे पीएफ एक्ट 1925 जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अब जो उसमें खासकर जो स्टैट्यूटरी में एम्प्लॉय लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसके इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं था पास्ट में, टिल डेट तो ये रूल था, नो इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड। अभी तक तो ये रूल था, तो होता क्या था, एक एम्प्लॉय की मान लो सैलरी 50 लाख है, वो सपोज 8% कंट्रीब्यूट कर रहा था, मान लो कंट्रीब्यूट कर रहा था 4 लाख रुपए, उस 4 लाख पे जो इंटरेस्ट आ रहा था वो सारा एग्जम्प्ट होता था। ये था टिल डेट, जो टिल डेट रूल था वो तो ये था कि भाई कोई इंटरेस्ट जितना मर्जी आए। तो ऐसा देखा गया था कि लोग बहुत ज्यादा पैसे पीएफ में कॉन्ट्री कर देते थे, कई तो पूरी पूरी सैलरी कर देते थे, कहते टैक्स फ्री है, इस पे जो इंटरेस्ट आएगा कोई टैक्स नहीं। सरकार ने उस प्रैक्टिस को रोक, सरकार की नजर पड़ गई उस अमाउंट पे, सरकार ने कहा कि भाई अगर आपने कंट्रीब्यूट ओवर 250 किया, बजट 2021 में क्या रूल आया, कहता है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट contributed by employee in provident fund above 250, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में कहूं कि बंदे ने 4 लाख कर दिया, तो अप टू 250 कंट्रीब्यूशन अप टू 250 नो टैक्स, और जो अबव 4 लाख माइनस 250, जो अबव 250 पर एनम कंट्रीब्यूशन है, ऊपर के 150 पर एनम जो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, वो क्या है, इसका इंटरेस्ट ऑन 150 क्या होएगा, टैक्सेबल। 150 नहीं टैक्सेबल कह रहा, इस 150 पे जो इंटरेस्ट लगेगा टैक्सेबल, इस 250 पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो एग्जम्प्ट। सपोज इंटरेस्ट 8.5% लग रहा है, तो 8.5% 250 का वो तो माफ, लेकिन 150 पे जो 8.5 लगेगा वो क्या होएगा, टैक्सेबल होगा। तो सरकार ने ये एम्प्लॉई लोगों के लिए ये कंडीशन लगाई। अब इसमें कुछ एम्प्लॉई जो हायर इनकम ग्रुप के वो अफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस थी कंपनीज में भी, लोग क्या है आरपीएफ में बहुत ह्यूज अमाउंट कॉन्ट्री कर देते थे, तो वो चीज प्रैक्टिस रोकने के लिए सरकार ने ये कहा कि अगर आपने कॉन्ट्री अप टू 250 इन द ईयर किया तो कोई बात नहीं, 250 अबव किया तो एक्सेस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ने सेक्शन 10, 11, 12 के अंदर कवर कर दिया है। मैं आपको इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं, इसका डिटेल जो है 1-2 दिन में पूरा एनालाइज करके हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो ये नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर 21-22 ये बजट, तो अभी 31 मार्च तक तो कोई इशू नहीं। इसके बाद जो आप कॉन्ट्री करेंगे तो यू कैन प्लान योरसेल्फ कि कितना कॉन्ट्री करना है, क्योंकि अब ये इट इज नॉट एग्जम्प्टेड नो मोर, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना कॉन्ट्री करना है, क्योंकि अब वो इशू नहीं रहा कि सरकार आपको फुल फ्लेज एग्जम्प्ट करे। ओके, तो 80EA की बात हम कर चुके हैं इसमें। ओके, अब एक और टॉपिक, जो लोग बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्रीज या कंपनीज के एम्प्लॉयर हैं, तो उसमें एक सेक्शन 3615A एक कंफ्यूजन रहती थी कि भाई डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड
आफ्टर 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने की 15 को डिपॉजिट करवाता था तो इसकी डिडक्शन मिलेगी कि नहीं, क्या ये बिजनेस के एक्सपेंसेस में क्लेम होगा कि नहीं। इसमें क्या है, सेक्शन 36(1)(5)(a) कहता था नहीं, लेकिन 43 भी जो सेक्शन है ना, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज अलाउड टू बी डिडक्टेड इफ डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर अप टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। तो वो आज भी एज इट इज है, इस रूल में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है ये रूल भाई। अप टू रिटर्न फाइलिंग जो एम्प्लॉयर कंपनी ने जो कंट्री करना है अपनी पॉकेट से, वो तो अप टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जैसे कि सपोज प्रीवियस ईयर मैं 2021 की बात करता हूं तो इसकी रिटर्न जाएगी नॉर्मल केस में 31 जुलाई, ऑडिट केस में 30 सितंबर, वहां तक कंट्री कर दें तो अलाउड। यही थ्योरी कई बार इस जो एम्प्लॉय से पैसा कट किया है, उसकी सैलरी में से डिडक्ट किया है, इस पे लग जाती थी। इसमें AIMIL लिमिटेड का केस भी था। इस केस के अंदर आपको पता है कुछ मेडिसिन जो है मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, फेमस कंपनी AIML लिमिटेड। इस केस में कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स का क्या लॉस है इसमें, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिटर्न की डेट तक डिपॉजिट होने पे अलाउ है तो इसमें क्या है, जो एम्प्लॉय का कट किया है वो भी अप टू द फाइलिंग ऑफ रिटर्न डिपॉजिट करवा दो तो अलाउड होगा। लेकिन अब ये कंफ्यूजन खत्म कर दी जो फेवर में जजमेंट आ रही थी। अब सरकार ने क्लियर कर दिया सेक्शन 36(1) क्लोज 5A में कि भाई अगर डिपॉजिट है जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड में 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ डिपॉजिट नहीं हुआ, डिले डिपॉजिट में in case of delay deposit no deduction will be allowed, no deduction will be allowed to employer। ये एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, टू एम्प्लॉयर। वो अपने PGBP में एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर पाएगा, डीम्ड इनकम बन जाएगी ये एम्प्लॉयर की। उसकी सैलरी में से कट किया अप्रैल में 15 मई तक जमा करवा दो, मई में जो कट किया सभी एम्प्लॉइज का वो 15 जून तक नहीं करवाया तो ये अमाउंट क्या है, ये P&L में क्लेम नहीं होगा, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सारी कंफ्यूजन सरकार ने खत्म कर दी। इस पे कई बार मेरे पास भी कुछ ऐसे केसेस थे कि लोग क्या है इस पे वही 43B की तरह कहते थे कि अलाउड हो जाना चाहिए, जजमेंट भी थी। वो कंफ्यूजन सरकार ने इसमें बिल्कुल खत्म कर दी इस फैक्टर के अंदर। ओके, तो एक और इसमें अभी तक जो लोग एम्प्लॉय हैं उन लोगों को सैलरी आ रही थी तो वो उनके ITR फॉर्म में प्री फिल थी। प्री फिलिंग ऑफ सर्टेन डिटेल्स इन द ITR फॉर्म्स। भैया आप इनकम टैक्स की यूटिलिटी यूज कर रहे हैं तो उसमें ये इंफॉर्मेशन प्री फिल आ रही थी, जैसे सैलरी की, TDS की, सैलरी, TDS एटसेट्रा। अब सरकार कहती जी इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस, वो कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये सब भी प्री फिल्ड होगा, ये सब कुछ ऑटो पॉपुलेटेड होगा और ये सारी चीजें आपको रिटर्न में दिखेंगी। इससे क्या होने वाला है, इनको हाइड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये चीजें अपने आप रिटर्न में आएंगी तो हाइड आउट नहीं होंगी, वो तो आपके पैन नंबर के थ्रू बैंक में जो भी इंटरेस्ट FD वगैरह पे चल रहा है, FD इंटरेस्ट वगैरह कोई भी, वो अपने आप दिखेगा। TDS तो पहले ही दिख रहा था, सैलरी वो सब दिखेगा, पहले ही चल रहा था। कैपिटल गेन भी लिस्टेड सिक्योरिटी का उसमें शो होगा। ये सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज का है, स्टॉक मार्केट की जो ट्रांजैक्शन है उन पे है। कोई प्रॉपर्टी या उस तरह की ट्रांजैक्शन का तो सेम वही रूल है, सेल्फ असेस करके आपको फीड करना है क्या कैपिटल गेन है। सरकार का ये मूव जो है ये TDS इवेजन को रोकने के लिए कि प्री फिल होगा और ईज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी होगा कि भाई सब कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन प्री फिल आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपके लिए सरकार ने इस बजट में रखी कि ये इंफॉर्मेशन जो है प्री फिल होगी। हालांकि इसमें भी कई बार इश्यू आता है, अमाउंट मिसमैच होता है तो उसको बड़ा प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट को वो सब रेक्टिफाई करवाना कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है प्री फिल्ड वो एक्यूरेट नहीं है।
तो इशू उसमें भी कभी कभी रेज हो जाते हैं, तो ये भी अपने को देखना पड़ेगा। और अब एक और प्रोविजन है, थोड़ा इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है कि अगर लास्ट ईयर आपका टीडीएस डिडक्टेड अब 50,000 है, 50,000 से ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है लास्ट ईयर, जैसे कि प्रीवियस ईयर 2021 में सपोज आपका टीडीएस 50,000 से ज्यादा कटा है, ठीक, बट assessee is not filing his income tax returns for last 2 year, 2 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा। आप खुद सोचो, जिसका टीडीएस 50,000 से ऊपर कटा हो तो वो तो हाई इनकम ग्रुप का आदमी होगा ना, जिसका टीडीएस 50,000 से ज्यादा डिडक्ट हुआ है, बट इज नॉट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 2 ईयर, 2 साल से, तो उस केस में उसकी टीडीएस की जो रेट्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, डबल द स्पेसिफाइड रेट और 5%, विच एवर इज हायर। मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका लास्ट ईयर टीडीएस 50 से ज्यादा कटा है, बट ही इज नॉट फाइलिंग रिटर्न फॉर लास्ट 2 ईयर, तो उस केस में उसका टीडीएस जो काटना है, सामने वाले ने 0.75% जनरल रेट है, जनरल रेट टीडीएस की, जनरल रेट ऑफ टीडीएस, अगर इंडिविजुअल का टीडीएस काटना है, वैसे तो 1% है, लेकिन आपको पता है कोरोना के चलते मई 2020 में ये रेट थोड़ी रिड्यूस की थी 0.75, 1% से, तो ये रेट कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 0.75% का डबल, इसका टीडीएस 1.5% हो सकता है या 5%, देखना पड़ेगा, विच एवर इज हायर। तो एक्स्ट्रा टीडीएस काटने की बात है। बैंक में आपका इंटरेस्ट, बैंक एफडी का इंटरेस्ट है, सपोज एक आदमी राम है, लास्ट 2-3 ईयर से इज नॉट फाइलिंग रिटर्न, उसका टीडीएस का अमाउंट 50,000 पर annum से ज्यादा है, तो उस आदमी का टीडीएस बैंक 10% जनरल रेट से टीडीएस काटता है, जनरल रेट ऑफ टीडीएस, तो भैया डबल काटो इसका 20%, बैंक कितना टीडीएस काटेगा, 20%। लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें भी क्या इश्यू आ रहा है भाई, ठीक है, डबल और 5% विच एवर इज हायर, राम को बैंक कहेगा कि तेरा टीडीएस डबल काटेंगे, बिकॉज योर टीडीएस डिडक्टेड ओवर 50,000 इन द ईयर लास्ट ईयर, और यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न फॉर लास्ट 2 ईयर, तो नाउ टीडीएस लायबिलिटी हमारी डबल डिडक्ट की बनती है। लेकिन एक इश्यू है, बैंक को ये पता कैसे लगेगा कि इस आदमी ने रिटर्न नहीं फाइल की, ऐसा कोई सिस्टम बनाए, मुश्किल, बहुत मुश्किल लगता है कि भाई ऐसा कोई रूल हो, सिस्टम हो कि बैंक की नॉलेज में आ जाए कि इस आदमी ने लास्ट ईयर्स की रिटर्न नहीं फाइल की, और इसका टीडीएस अब कहां कहां बंदे का टीडीएस कटा है 50,000 से ज्यादा, बैंक को क्या पता। यानी या तो बैंक जो है वो सारा डाटा कलेक्ट करे कि इस आदमी का लास्ट ईयर टीडीएस 50 से ज्यादा है, और उसको कहे कि ला भाई तेरी इनकम टैक्स की रिटर्न ला भरी हुई है। अब ये तो बहुत ओवरबर्डन हो जाएगा डिडक्टर के लिए कि भाई इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर सोचे कितना टीडीएस काटना है। तो देखते हैं ऐसा इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड होगा डिडक्टर को जिसके बेस पे ये रूल जो है अप्लाई हो सके। तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है इसको इन्फोर्स करना, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस और बाकी लोग किस तरह से उसकी रिटर्नें मांगेंगे लास्ट 2 इयर्स की, उसका अमाउंट देखेंगे, टीडीएस कितना उसका डिडक्ट हुआ है, 50 से ज्यादा हुआ है तो ही एप्लीकेबल है डबल रेट का रूल। तो ये देखना पड़ेगा कि इसको कैसे कंप्लाई किया जाए, थोड़ा मुश्किल फील होता है। ओके, एक और जो प्रोविजन इस बजट में लाया गया, रीओपनिंग ऑफ ओल्ड असेसमेंट्स। असेसमेंट जो पीरियड था, पीरियड इज रिड्यूस्ड टू 3 ईयर फ्रॉम 6 ईयर। तो आपको पता है 1 लाख तक की जो इवेजन के केस थे वो ऑफिसर को पावर थी कि वो 6 ईयर तक ओपन कर सकता था। अब इसमें क्या इश्यू आता था कि मान लो अभी लास्ट ईयर भी ऐसी प्रॉब्लम आई कि बंदा 2021 में नोटिस आ रहा है या 1920 में 13-14, 12-13 का इस साल का, ऑफिसर कहता ला भाई शेयर मार्केट की तूने ट्रांजैक्शन की थी, ये किया था, ये बैंक का इंटरेस्ट आया था, ला इसकी डिटेल।
उसका स्क्रूटनी में केस लगा के चेकिंग कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि इतने पुराने केसेस में बंदा 13-14 का डाटा मार्केट से लेने जाता था, शेयर ब्रोकर से कि भाई ये मुझे दे दे, क्या सेल परचेज क्या थी उस वक्त की। बैंक से डाटा लेने जाता है जी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मुझे चाहिए, कितना बनता है, तो वो कहते थे यार इतना पुराना डाटा कहाँ से आए, सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ना बंदे को याद रहता था। तो उस केस में ऑफिसर कहता है मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ला, डॉक्यूमेंट ला, वरना मैं तो लगाऊंगा तुझ पे टैक्स, तुझ पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, टैक्स के ऊपर भी पेनल्टी लगाऊंगा। अब बंदा बड़ा एक अननेसेसरी हार्डशिप क्रिएट हो जाती थी। गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया, 3 ईयर कर दिया, 6 ईयर से रिड्यूस करके। एक अच्छा है, लिटिगेशन को रिड्यूस करने का एक अच्छा मूव है, इससे लिटिगेशन कम होगी, क्योंकि लास्ट 2 ईयर 3 ईयर तक के केसेस में ठीक है डाटा कलेक्ट करना कोई इतना मुश्किल नहीं रहता है, तो वो पीरियड रिड्यूस कर दिया। अब ठीक है, भगवान का नाम लेके 3 साल निकल जाए फिर तो बाल भी बंका नहीं हो सकता, वो एक्सेप्शन है। सीरियस केसेस में तो 10 ईयर है, सीरियस केसेस में तो अभी भी 10 ईयर तक के रीओपन हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एक आम केस जो है, जो 6 ईयर वाला था, वो रिड्यूस करके 3 ईयर हो गया है। तो 50 लाख से ऊपर के जो केस है ना, ओवर 50 लाख के, वो जो सीरियस केसेस हैं उसमें अब भी 10 ईयर का पीरियड है। जनरली वो पीरियड 6 वाला 3 हो गया है। इससे क्या होगा, लिटिगेशन थोड़ी सी क्या है, कम होने के चांसेस हैं। क्लियर? ओके, ये एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। ओके, फिर बात करें कि जो स्टार्टअप के अंडर जो बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप सेक्शन 80 IAC में 100 फॉर स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स जो हैं 100% डिडक्शन मिलती है उस बिजनेस की, अलाउड है। तो वो पीरियड बढ़ा दिया है, एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2022, यानी कि इसे 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया है, 21-22 में ले गए हैं, इसे 1 साल बढ़ा दिया है। हालांकि इसमें सारी तरह के स्टार्टअप नहीं आते, गवर्नमेंट के अप्रूव्ड एजेंसी से जो सर्टिफाइड हैं वही स्टार्टअप आते हैं, पर जो भी आते हैं उनको 1 ईयर पीरियड के लिए सरकार ने क्या है, एक्सटेंड कर दिया है कि 21-22 के अंदर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, एक और इसमें जो प्रोविजन आया, इसको एनालाइज करके डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट क्या जो पीरियड ऑफ बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न थी 139(4), 139(5), ये सेक्शन पढ़ा करते थे ना, 130 सेक्शन, 139(4), 139(5), ये जाती थी अप टू फाइनेंशियल ईयर 2021। ये तो 2021 में तो क्या है, अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की जा सकती थी, यानी कि अप टू 31 मार्च 22। ठीक है, असेसमेंट ईयर 21-22 हो गया, तो 1 साल का पूरा पीरियड मिलता था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 21 में खत्म होगा उसकी रिटर्न बिलेटेड या रिवाइज आप कर सकते थे मार्च 22। लेकिन अब इसमें 3 मंथ्स का पीरियड क्या कर दिया है, 3 मंथ्स का जो पीरियड है वो रिड्यूस्ड करने का प्रपोजल है, रिड्यूस, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर रिटर्न की बात करें, बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न, वो जा सकेगी अप टू 31 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यानी 22। अब आपको इस प्रीवियस ईयर, इसका असेसमेंट ईयर कौन सा है, 22-23 है ना, तो मार्च 23 तक रिटर्न नहीं फाइल करेंगे। पहले पुराने प्रोविजन में तो यही था, ये खत्म कर दिया गया है, ये अब रूल कर दिया है 9 मंथ्स का पीरियड मैक्सिमम अलाउड है, मैक्सिमम 9 मंथ्स अलाउड। बस पहले 1 ईयर था, बात यह है कि 31 मार्च 22 में ईयर एंड होगा, तो उसकी रिटर्न आप फाइल कर सकते हो बिलेटेड या रिवाइज अप टू 31 दिसंबर 22। 9 मंथ्स का पीरियड अलाउड है, 1 ईयर टू 3 मंथ्स रिड्यूस करके 9 मंथ्स कर दिया गया है। तो पीरियड को रिड्यूस किया गया है बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न का। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक तरह से
आप लोगों के लिए नेगेटिव है कि आपको बाय चांस कोई टीडीएस का क्लेम रह गया, बाद में ध्यान आया, तो वो पीरियड 3 मंथ्स क्या है गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। टैक्स ऑडिट की जो बात है, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर ऑडिट करवाते हैं सेक्शन 44AB के अंडर। वो टैक्स ऑडिट जो है कोविड पीरियड में 5 करोड़ कर दिया गया था उस लिमिट को। अब वो 5 करोड़ से टर्नओवर क्या है, नो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड, नो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड अप टू टर्नओवर। अगर आपकी टर्नओवर जो है 5 से बढ़ा के 10 करोड़ पर annum कर दिया है, अगर आपकी टर्नओवर 9 करोड़ 10 करोड़, देयर इज नो नीड टू गेट टैक्स ऑडिट। तो आपको कोई टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बट 95% ट्रांजैक्शन जो आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट है, ट्रांजैक्शन आर टू बी डिजिटाइज्ड। अब ये देखो 95% रिसीट पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटाइज्ड हो, ऑनलाइन हो। अब ये कहां पॉसिबल है, मान के चलो अभी तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू हो गए हैं, लेकिन 95% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन डिजिटाइज्ड हो, ये मुश्किल है। तो मान के चलो इस रूल का बेनिफिट तो बहुत ही कम 1% अप्रोक्स जो असेसी है ना, वो इसका फायदा उठा सकेंगे। जैसे शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन करता है शेयर ब्रोकर, उसका तो सब कुछ डिजिटाइज्ड है। ये बेनिफिट फॉर शेयर ट्रेडर, शेयर ब्रोकर ट्रेडर, उनका तो सारा ही डिजिटाइज्ड है, तो उन लोगों को फायदा, एक आम ट्रेडर को फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 95% डिजिटाइज्ड हो सके ये मुश्किल है। तो इसमें सिर्फ 1% के अराउंड लोगों को ही फायदा हो पाएगा, क्योंकि ये कंडीशन 95% की ये सेटिस्फाई करना थोड़ा सा मुश्किल है एक कॉमन ट्रेडर के लिए। लेकिन हाँ, ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक मनी को क्या है कंट्रोल करने का एक अच्छा स्टेप है। अगर सरकार की सुने तो नेक्स्ट पीरियड के लिए एक अच्छा सरकार का ये डिसीजन है। तो ये एक अच्छा इसमें चेंज लाया गया है इस क्लॉज के अंदर। ओके, एक और बात, जो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए फेसलेस अपील, आपको पता है कि फेसलेस स्क्रूटनी तो आप देख ही रहे। फेसलेस स्क्रूटनी के बाद सरकार ने कहा ITAT सेंटर बनाएंगे। जो आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करते थे, सरकार कहती अब वो अपील भी आप कैसे फाइल करेंगे, ऑनलाइन फेसलेस स्क्रूटनी की तरह फेसलेस अपील फाइल होगी। अगर इफ इन एक्सेप्शनल circumstances hearing is required, then it will be held through video conferencing। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये हियरिंग होगी। बंदे को पर्सनली प्रेजेंट नहीं होना, आपके रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनली प्रेजेंट होके अपील नहीं करनी जो पहले था। ये सरकार क्या है, टू प्रिवेंट करप्शन। सरकार एक चाहती है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनकम टैक्स का और जो असेसी है, उनके बीच जो मीटिंग है वो काम खत्म हो जाए, सेटिंग खत्म हो जाए सारी। सरकार चाहती है कि किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन पब्लिक का ना हो, करप्शन खत्म हो जाए। ऑफिसर कहाँ का, आप बैठे हैं दिल्ली में और आपका जो जैसे स्क्रूटनी में आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वो कोलकाता का है, तो उसको कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और वहाँ पे करप्शन कंट्रोल करने के लिए स्क्रूटनी फेसलेस की गई। वही फेसलेस अपील की बात की गई कि भाई इसमें क्या होगा कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी हियरिंग हो जाएगी। पहली बात, हियरिंग की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जो ITAT सेंटर सेटअप किए जाएंगे उसके थ्रू। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन खत्म कर दिया गया है। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है वो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन अबॉलिश कर दिया गया है, इमीडिएटली अबॉलिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2021। सेटलमेंट कमीशन को अबॉलिश कर दिया है।
सरकार ने, और ITAT सेंटर सेटअप किए जाएंगे। फेसलेस अपील के लिए हियरिंग की जरूरत हुई तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए सरकार ये सब कर रही है, ईज ऑफ कंप्लायंस उसके लिए सरकार कर रही है। एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, इससे पब्लिक का फेथ थोड़ा गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा अच्छा होता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, उनको लगता है कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन हमारा कम होगा। ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर ये सब कुछ सिक्योरिटी में तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है, क्या ऑफिसर पता लग जाता है कहाँ, तो मुझे लगता है बहुत बड़े केसेस में शायद कोई क्लाइंट इतना कर पाता हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा मूव है सरकार का, आने वाले टाइम में पब्लिक के लिए क्या है, मोर बेनिफिशियल है। ओके, एक और प्रोविजन प्रोफेशनल से रिलेटेड, एक इसमें कंफ्यूजन थी, नॉट अलाउड, क्या सेक्शन 44 ADA प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल ही कह दो, नॉट एप्लीकेबल फॉर LLP। ओके, इसमें कंफ्यूजन थी क्योंकि जो 44 AD था ना, 44 AD 6 और 8% ऑफ इनकम आप करते हैं, तो सेक्शन 44 AD किन के लिए अलाउड था, एक इंडिविजुअल के लिए, एक HUF के लिए और पार्टनरशिप फर्म, एक्सेप्ट LLP के लिए नहीं था, कंपनी के लिए भी नहीं होता ये। ओके, तो लेकिन ADA में ये स्पेसिफाई नहीं था कि पार्टनरशिप कौन सी के लिए ये है एप्लीकेबल, तो LLP जो थे वो भी बेनिफिट ले रहे थे। अब सरकार ने कह दिया कि 44 AD वही उसी थ्योरी 44 AD के अकॉर्डिंग अलाउड फॉर इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म जो 1932 वाली है, एक्सेप्ट जो इंडियन LLP है 2008 एक्ट वाली, उनके लिए अलाउड नहीं। सेम वही रूल ADA में भी रहा। ADA आप जानते हैं प्रोफेशनल हैं आप, जो आपकी रिसीट आ रही है सर्विस प्रोवाइडर हो, उसका 50% आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज एज अ CA मेरी फी कलेक्शन 15 लाख है, तो 7,50,000 कैन बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम। तो वही प्रोविजन जो है ADA वाला जो है वही सेम उसी assessee पे एप्लीकेबल ADA है। LLP के लिए ADA जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। आपको क्या है, रूटीन टैक्स ऑडिट और वो जो रिटर्न के रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ने ये कहा। एक सेक्शन 89A है, डिटेल में इसको फिर डिस्कस करेंगे, ये NRIs के लिए है, फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ, डबल टैक्सेशन रिलीफ। सरकार जो NRI लोग हैं वो अपना फंड इधर शिफ्ट करते हैं तो इधर भी टैक्स लगाने की बात आती है, और जिस कंट्री से वो आ रहे हैं इनकम कमा के तो उधर भी टैक्स, तो डबल टैक्सेशन रिलीफ से थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए सरकार ने ये सेक्शन 89A लाया है कि डबल टैक्सेशन रिलीफ दी जाए, 2 बार टैक्स बंदे पे ना लगे, उनको इन्वाइट करना चाहती है। ओके, तो एक सेक्शन 194P की TDS रिडक्शन ऑन अमाउंट पेड बाय परचेजर टू सेलर। आप परचेजर हैं, सेलर को क्या है, कोई पेमेंट दे रहे हैं जो आपने सामान खरीदा है, उससे रिलेटेड प्रोविजन है 261IH, 2061H उसके प्रोविजन भी, और 194P। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा एनालाइज करने के बाद, तो उसके अंदर क्या बेनिफिट है रियल में वो आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। हाँ, एक विवाद से विश्वास स्कीम को 28 फरवरी 21 तक बढ़ा दिया है। विवाद से विश्वास ये जो स्कीम थी, फाइलिंग अप टू 28 फरवरी 21, आपका कोई फाइलिंग है, आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट है तो इस स्कीम के अंदर आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं अप टू 28 फरवरी 21। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जो लोग रह गए हैं तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और एक सेक्शन 1023C
इसमें जो इंस्टीट्यूट थे, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, चैरिटेबल ट्रस्ट, उनको बेनिफिट जो है 1 करोड़ से उनकी जो लिमिट थी एग्जम्पशन लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई है। एनुअल 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ कर दी गई है। जो ये एजुकेशनल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स ये सेटअप है, इन लोगों को सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 के अंदर जो बेनिफिट था वो 1 करोड़ तक के एग्जम्पशन अमाउंट तक का था, अब उसे बढ़ा के एक्सटेंडेड टू 5 करोड़ कर दिया गया है इस बजट के अंदर। ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल एक मूव है सरकार का। तो इस तरह से जो मेन प्रोविजन इसमें है, एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी के लिए टैक्स हॉलिडे पीरियड बढ़ा दिया है, तो ये आम आदमी से रिलेटेड नहीं है। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक की है और डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख, टैक्सेबल इनकम अप टू लेस देन और इक्वल टू 50 लाख एंड डिस्प्यूटेड इनकम जिस पे आपका कोई इनकम टैक्स के साथ डिस्प्यूट चल रहा है वो 10 लाख की तक की है, तो आप डीआरसी में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में यू कैन फाइल अपील, आप अप्रोच कर सकते हैं टू डीआरसी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, उसमें आप अप्रोच कर सकते हैं अगर ऐसा कोई इशू है। मतलब मीडियम इनकम ग्रुप 50 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं है और आपकी डिस्प्यूटेड जो इनकम है वो अप टू 10 लाख है, तो आप डीआरसी के अंदर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के अंदर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये मेन प्रोविज़न जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं वो सारे प्रोविज़न हमने डिस्कस कर लिए हैं, और कुछ प्रोविज़न को हम जैसे एनालाइज करेंगे, एक ओवरव्यू लिया है हमने, तो उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी अच्छे से क्या है कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरी, और या डायरेक्ट यू कैन मैसेज टू मी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।